नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और दोस्तों, आज शिक्षण कौशल की हम लोग 11वीं क्लास अटेंड करेंगे। मैंने बताया था शिक्षण जब मैंने शुरू किया था आपको शिक्षण की विधियां मैंने बताया, ठीक है। शिक्षण कौशल बताया तो वहां पर मैंने बताया था कि एक क्लास और इसकी आपको मिलेगी जिसमें कुछ और चीजें होंगी, ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें शिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण एक टर्म आता है, एक है बहुस्तरीय शिक्षण होता है, और दोस्तों एक है सूक्ष्म शिक्षण। यहां से प्रश्न बने भी हैं, ठीक है। तो आज इन सभी टर्म्स को हम लोग धीरे धीरे करके समझ लेंगे, ठीक है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, बहुत सारा कंटेंट रखने से अच्छा है कि आप जो भी रखिए वो एकदम संगठित रूप में रखिए। तो मेरा उद्देश्य यही होता है कि जो भी चीजें आपको दी जाए वो एकदम संगठित दी जाए, थोड़ा सा आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और चीजें आपको एकदम संगठित रूप में मिल जाए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण, टीचिंग, ठीक है। टीचिंग में क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले शिक्षण के बारे में जानेंगे, शिक्षण की पद्धतियां, शिक्षण की परिभाषाएं कुछ लोगों ने दी है उसको समझेंगे, शिक्षण के चर कौन कौन से होते हैं, और शिक्षण के जो चर होते हैं वो कार्य क्या करते हैं, उनका कार्य क्या होता है, शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है, और शिक्षण की नवीन विधाएं या नवीन उपागम जिसे आपने देखा अभी कि बहुकक्षा शिक्षण है, बहुस्तरीय कक्षा शिक्षण है और सूक्ष्म शिक्षण है, इसके बारे में जानेंगे। और शिक्षण के सिद्धांत जो कि दोस्तों आपको ये छोटी सी एक वीडियो बनाकर नेक्स्ट डे आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज समझ गए आप। चलिए अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए शिक्षण, ठीक है। तो शिक्षण क्या है, तो शिक्षण दोस्तों एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। अब त्रिध्रुवीय क्या है, तो त्रिध्रुवीय का मतलब ये तीन ध्रुवों के बीच में चलती है। तीन ध्रुव कौन से है, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक का मतलब कि जो शिक्षण करता है, और शिक्षार्थी का मतलब कि जो शिक्षा ग्रहण करता है, और पाठ्यक्रम का मतलब होता है कि जो शिक्षक पढ़ाता है, शिक्षक जिस चीज को शिक्षार्थी तक पहुंचाता है वो क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है। बात हुई गत्यात्मक की, तो गत्यात्मक तो है ही दोस्तों, क्योंकि हमेशा जो है इनमें निरंतर जो है ये चलने वाली प्रक्रिया होती है, तो गत्यात्मक होगी। अंतः क्रियात्मक मतलब दो या दो से अधिक लोगों के बीच ये चलने वाली प्रक्रिया है। सोद्देश्य होती है मतलब इसका कोई ना कोई उद्देश्य जो है निर्धारित होता है, ठीक है। पहले से कोई उद्देश्य निर्धारित किया जाता है कि हमें कौन सी चीज सीखनी है। अंधेरे में तीर चलाने का कोई मतलब नहीं होता है, बिना उद्देश्य के कोई भी काम जो होता है वो सफल नहीं होता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य ये है कि आप जो है परीक्षा को क्वालिफाई कर लें, ठीक है। तभी तो आप अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से अपना पैटर्न आप पढ़ रहे होंगे ना। चलिए अब देखिए यहां पर लिखा शिक्षण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, बिल्कुल। और शिक्षण और अधिगम एक दूसरे के संबंधित होते हैं। देखिए कैसे संबंधित है, शिक्षण जो होता है, ठीक है, शिक्षण तब तक पूरा नहीं होता है जब तक अधिगम ना हो। अब ये क्या बात हुई कि अधिगम ना हो, दोस्तों अधिगम तब होता है ना कि जब बालक के व्यवहार में परिवर्तन होता है, ठीक है। मतलब शिक्षण तब तक पूरा नहीं होगा जब तक बालक के व्यवहार में परिवर्तन ना हो। क्या हो, व्यवहार में परिवर्तन ना हो, ठीक है। यही शिक्षण का उद्देश्य ही होता है कि जिसे शिक्षण दिया जाए उसके व्यवहार में परिवर्तन हो जाए, ठीक है। चलिए अब बात करें कि शिक्षण का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों शिक्षण का अर्थ दो रूपों में देखा जाता है। एक जो व्यापक अर्थ होता है कि व्यापक रूप में शिक्षण क्या है, और संकुचित अर्थ है कि संकुचित शिक्षण क्या होता है। देखिए व्यापक रूप में आपने वैसे भी शिक्षा को पढ़ा था, औपचारिक और निरौपचारिक। मतलब औपचारिक शिक्षा होती है जो एक जगह एक निश्चित स्थान समय पाठ्यक्रम फिक्स होता है। अनौपचारिक क्या होता है कि बालक जहां भी रहता है वहीं से सीखता रहता है। तो वहीं उसी के अर्थ में यहाँ आपको शिक्षण भी समझना है कि शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों माध्यमों से जो है होता रहता है। औपचारिक माध्यम और अनौपचारिक माध्यम क्या हुआ, औपचारिक माध्यम का अर्थ हो गया कि जिसका एक निश्चित समय पाठ्यक्रम स्थान सब निर्धारित हो। जैसे विद्यालय है, विद्यालय में क्या होता है कि 9 से 3 पढ़ाई चलनी है। कौन सा पाठ्यक्रम कब आपको पढ़ाया जाना, कौन सी विषय कब पढ़ाई जानी है, ये भी आपको पता होता है। तो ये हो गया आपका औपचारिक, ठीक है। बाकी जैसे परिवार से आपने सीखा, वातावरण से सीखा, समाज से सीखा, आप कोई मूवी देख रहे हैं आपने वहां से कुछ चीजें सीख ली, तो ये सारी आपके सामने कोई घटना घटित हुई वहां से आपने सीख लिया।
दोस्तों जानते हैं छोटा बच्चा जो होता है वो क्या होता है, कभी आग को टच कर देता है तो उसको पता चल जाता है कि इससे हम जल जाएंगे। तो ये एक घटना हो गई, या कोई दूसरा बच्चा जला और तीसरे ने देखा तो वो क्या होता है, उसके समझ में आ जाता है कि छूने से जल जाएंगे। तो ये एक घटना को देख कर सीखना। गाड़ी आप ज्यादा चलाते हैं तो क्या हुआ, गाड़ी चला रहे हैं और किसी को आपने देखा कि एक्सीडेंट हुआ तो आप उस घटना से सीख गए कि नहीं, इस तरीके से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, है ना। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आप समझ जाइए। तो देखिए ये अनौपचारिक रूप से होता है और विद्यालय में जो होता है वो औपचारिक रूप से होता है। तो अनौपचारिक रूप से जो सीखा जाता है ना, वो जो शिक्षण होता है, आप कहीं भी रहे कुछ ना कुछ आपको सिखाती रहती है परिस्थितियां, तो वो जो शिक्षण होता है ना, वो व्यापक अर्थ में लिया जाता है। संकुचित का क्या है कि ज्ञान और सूचना व जानकारी देना इसका उद्देश्य होता है। शिक्षण का उद्देश्य क्या है, ज्ञान सूचना व जानकारी देना। शिक्षण पूर्व नियोजित और नियंत्रित होता है, किसमें, संकुचित अर्थ में। पहले से ही सब कुछ फिक्स हो जाता है, निश्चित स्थान होता है, निश्चित समय और प्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा या विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा वहां पर आपको शिक्षण दिया जाता है। ठीक है। तो ये केवल एक संकुचित अर्थ में लिया जाता है, क्या कि जो है शिक्षण ये चीजें होती हैं। ठीक है। तो आप समझ गए व्यापक अर्थ भी और संकुचित अर्थ भी। आगे देखिए उत्तम शिक्षण की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षण की विशेषताएं अगर देखें तो क्या होनी चाहिए, आदेशात्मक ना होकर निर्देशात्मक होनी चाहिए। ये प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है, ये 69,000 की परीक्षा में पूछा गया था, अभी आपको आगे मैंने क्वेश्चन दिया है। वह जनतंत्रीय आदर्शों पर आधारित होना चाहिए, अर्थात हर छात्र महत्वपूर्ण होना चाहिए। देखिए जनतंत्रीय आदर्श क्या होता है ये समझ लीजिए। जनतंत्रीय आदर्श का मतलब ये होता है कि आप जो है कक्षा में शिक्षण कर रहे हैं, ठीक है, और वहां पर कोई आपका प्रिय बालक है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, तो इसे क्या होता है, इसने अगर कोई उद्दंडता कर दी, ठीक है, तब भी आप इसको दंड या जो भी हो इसको डांटते नहीं है। लेकिन कोई दूसरा बालक अगर वो भी वही काम करता है तो आप उसको तुरंत कोई ना कोई दंड दे देते हैं। ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है ना कि ये जनतंत्रीय आदर्शों के विपरीत हो जाता है। आप क्लास में हैं तो आपके लिए हर एक बालक समान है। इसमें सीखने वाला स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है। ठीक है, स्वयं सीखने के लिए प्रेरित होता है, बिल्कुल। आपने पढ़ाया, बच्चे को शिक्षण दिया, तो जो सीख रहा है ना उसके अंदर एक जिज्ञासा उठती है स्वयं सीखने की। अच्छा शिक्षण जो होता है वो शिक्षक व छात्रों के सहयोग पर आधारित होता है और प्रगतिशील होता है। बिल्कुल, दोनों आपस में सीखते रहते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों सीखते हैं शिक्षण प्रक्रिया में। उत्तम शिक्षण में छात्रों की कठिनाइयों को जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है, बिल्कुल सही। इसमें छात्र सदैव क्रियाशील रहते हैं तथा उनकी अंतर्निहित क्षमताओं का पूर्ण विकास होता है शिक्षण के अंतर्गत। और शिक्षण क्या होता है, प्रेरणात्मक और सृजनात्मक होता है। जैसे आप पढ़ाते समय यदि बच्चे को केवल नकारात्मक पुनर्बलन देंगे तो बच्चा सीखने में पीछे चला जाएगा। आप सकारात्मक पुनर्बलन दीजिए, जिसे आप प्रेरणा कहते हैं। जैसे आपने शिक्षण के बीच में बच्चे से कुछ पूछा, बच्चे ने बताया तो आपने कहा शाबाश, बहुत अच्छा। तो इन शब्दों का प्रयोग करने से ना बच्चे की सीखने की क्षमता, गति जो होती है वो बढ़ जाती है। उत्तम शिक्षण में छात्रों की वैयक्तिक भिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, वैयक्तिक भिन्नताओं का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे कोई बालक किसी विषय में कमजोर है तो उसको आप अगर तेज बालक के साथ बैठाकर पढ़ाएंगे तो वो जो है सीख ही नहीं पाएगा। तो उसको आप ध्यान में रखकर एक स्तर के अनुरूप बैठाकर उसको अलग से आप कुछ सिखा सकते हैं, ये भी शिक्षण की विशेषता होती है। ठीक है, तो ये सारी हो गई आपकी शिक्षण की विशेषताएं। अब देखिए दोस्तों आपके लिए एक प्रश्न 69,000 की भर्ती में आया था। क्या है प्रश्न की, निम्न में कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, तो शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, अभी मैंने आपको बताया, तो ये तो सही है। ठीक है, आपको लगाना है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। शिक्षण एक त्रिमुखी है, बिल्कुल, त्रिआयामी, त्रिमुखी, त्रिध्रुवीय। शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित, देखिए मैंने बताया आपको कि ये आदेशात्मक ना होकर क्या होती है, निर्देशात्मक होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि निर्देशात्मक होती है। शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है, ये दोस्तों गलत है, क्योंकि तब तक माना नहीं जाता है शिक्षण जब तक कि बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन ना हो जाए, बच्चा समाज में जाए और उसका उपयोग ना करने लग जाए, तब तक शिक्षण को पूरा नहीं माना जाता है। मतलब शिक्षण वही शिक्षण होता है जो आपके जीवन में प्रयोग में लाया जा सके। ठीक है, तब तक सीखा हुआ ज्ञान आपका काम नहीं आता है जब तक उसे आप दैनिक जीवन में प्रयोग ना कर सके। तो आपका यहां पर कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा। 69,000 में एक आसान सा प्रश्न पूछा गया था।
देखिए शिक्षण की पद्धतियां, ये पूछा तो नहीं जाता है आपसे, फिलहाल समझ लीजिए। देखिए 3 पद्धतियां हैं, कौन-कौन सी हैं? एक है एक तंत्रात्मक शिक्षण, दूसरा लोकतंत्रात्मक शिक्षण और तीसरा मुक्तात्मक शिक्षण होता है। एक तंत्रात्मक में क्या है कि ये शिक्षक केंद्रित होता है, जैसे गुरुकुल शिक्षा प्राचीन समय में होती थी कि गुरु जो होते थे वही शिक्षा के केंद्र बिंदु होते थे। वो बालकों को प्रवचन दे देते थे और बालक वही कंठस्थ करते थे, ठीक है? मतलब शिक्षक जो है वो वक्ता के रूप में होते थे और बालक श्रोता के रूप में होते थे, कंठस्थ करते थे, ठीक है? क्या करते थे, जो भी शिक्षक जो होते थे, गुरु होते थे, वो बताते थे और बालक उसको क्या करते थे, याद करते रहते थे, ठीक है? और वहां पर बाल छात्र जो होते थे वो एक अनुशासित चर के रूप में होते थे। क्या? अनुशासित चर के रूप में होते थे। लोकतंत्रात्मक में क्या होता है? लोकतंत्रात्मक में शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय होते हैं, जो कि अभी इस समय वर्तमान समय में शिक्षण व्यवस्था चलती है, वो यही शिक्षण व्यवस्था है लोकतंत्रात्मक। शिक्षक छात्र दोनों सक्रिय होते हैं और छात्र की रुचि, इच्छा, क्षमता को केंद्र मानकर जो है शिक्षण किया जाता है। मतलब जो भी पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं, जो भी शिक्षण किया जाता है, वो किसके अनुसार होता है? जो बालक होते हैं उन्हीं की रुचि, इच्छा और क्षमता के अनुसार होता है, क्षमता के, मतलब कि बाल केंद्रित होता है। क्या होता है? बाल केंद्रित होता है, ठीक है? याद रखिएगा, बाल केंद्रित होता है। मुक्तात्मक शिक्षण की बात करें तो बालक को मुक्त और भयरहित वातावरण में सीखने के लिए छोड़ दिया जाता है। वहां बालक अपने चिंतन और अपनी क्षमता के अनुसार क्या करता है, सीखता है। वहां अध्यापक केवल और केवल मित्र की भूमिका में रहता है, मतलब अध्यापक का ज्यादा हस्तक्षेप होता ही नहीं है, ठीक है? और यहाँ किसी पाठ्यक्रम और इन तरीके की जरूरत जो है बहुत मुश्किल से होती है, ठीक? तो मुक्तात्मक शिक्षण आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर एकदम सब कुछ मुक्त हो जाता है, ठीक है? तो ये 3 पद्धतियां हो गई शिक्षण की। अगला है कि शिक्षण की परिभाषाएं देखिए, स्किनर ने क्या परिभाषा दिया कि शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। देखिए पुनर्बलन जब भी आता है तो आपके दिमाग में तुरंत कौन आते हैं? स्किनर, ठीक है? क्योंकि इन्होंने ही पुनर्बलन के बारे में बताया, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है? और इन्होंने ही बताया कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने दिया है, तो वो भी स्किनर ने ही दिया है। ये प्रश्न जो है 68,500 की परीक्षा में पूछा गया था। बी.ओ. स्मिथ की जो परिभाषा है कि शिक्षण एक उद्देश्य निदेशित क्रिया है। क्या है? उद्देश्य निदेशित क्रिया है। अभी आपको बताया गया था कि शिक्षण कैसी है? अंतःक्रियात्मक है, स्वोद्देश्य है, स्वोद्देश्य पूर्ण हमने बताया शुरू में ही, ठीक है? और त्रिआयामी प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है? रॉयंस के अनुसार क्या है कि दूसरों को सीखने के लिए दिशा निर्देश देने तथा अन्य प्रकार से उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को शिक्षण कहते हैं, ठीक है? अब देखिए निर्देश देना मतलब राय देना और राय देना मतलब रॉयंस, ठीक है? तो रॉयंस क्या होंगे? निर्देश देंगे और निर्देशित करेंगे तो रॉयंस हो जाएंगे। योकम व सिम्पसन के अनुसार शिक्षण वह साधन है जिसके द्वारा समूह के अनुभवी सदस्य अपरिपक्व व छोटे सदस्य का जीवन से अनुकूलन करने में पथ प्रदर्शन करते हैं। जैसे बालक जो होता है वो कैसा होता है? अपरिपक्व होता है। शिक्षक कैसा होता है? शिक्षक जो है परिपक्व होता है। तो वो अपरिपक्व बालक को क्या करता है? जीवन से अनुकूलन स्थापित करने में सहायता करता है। ये किसने बताया? योकम और सिम्पसन ने बताया, ठीक है? जेम्स ए थाइन ने कहा कि समस्त शिक्षण का अर्थ सीखने में वृद्धि करना है, ठीक है? इन्होंने सीधे कहा कि शिक्षण का अर्थ क्या है? जो भी आप सीख रहे हैं या सीख चुके हैं उसको और आगे ले जाना, ठीक है? तो ये 4-5 परिभाषाएं हैं जिनको आप थोड़ा-थोड़ा करके याद कर लेंगे। आगे देखिए शिक्षण के चर की बात करें तो शिक्षण के चर वही जो आपने देखा कि त्रिध्रुवीय है, तो 3 ही तो चर होंगे। कौन-कौन से होंगे? एक होगा आपका शिक्षक, एक होगा आपका छात्र और एक क्या होगा? पाठ्यक्रम होगा, ठीक है? अब शिक्षक देखिए दोस्तों, शिक्षक क्या होते हैं? शिक्षक एक स्वतंत्र चर के रूप में होता है, ठीक है? जो क्या करता है कि ये शिक्षण प्रक्रिया को क्या करता है? शुरू करता है, यही जो है उसको आगे बढ़ाता है। छात्र क्या होते हैं? इस शिक्षण प्रक्रिया में जो भी चीजें पढ़ाई जाती हैं, जो भी बताई जाती हैं, वो ग्रहण करने वाले शिक्षक छात्र होते हैं, ठीक है? ये जो है आश्रित चर होता है। छात्र क्या है? आश्रित होता है और शिक्षक क्या होता है? स्वतंत्र होता है, ये आप जानते हैं। और पाठ्यक्रम क्या होता है दोस्तों? तो जो होता है पाठ्यक्रम जो है शिक्षक छात्र तक जो चीजें पहुंचाता है वही पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। तो इतनी सारी चीजें आप बिल्कुल जानते हैं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और पाठ्यक्रम वर्तमान समय में जो भी बनता है वो बाल केंद्रित ही होता है, मतलब बालक की रुचि,
क्षमता के अनुसार ही बनाया जाता है। ठीक, तो ये 3 घटक हो गए। आपसे प्रश्न सीधे पूछा जा सकता है कि शिक्षण के कितने चर होते हैं, तो आप तुरंत उत्तर लगाइए 3 चर होते हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षण चर के कार्य। अब जैसे शिक्षण चर है, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम, इनका कार्य क्या होता है ये भी समझ लीजिए। तो 3 मुख्य कार्य होते हैं, निदानात्मक, उपचारात्मक और मूल्यांकन। निदानात्मक के बारे में मैंने कई बार बताया कि मतलब डायग्नोज करना, समस्या का पता लगाना। शिक्षण के उपरांत जब शिक्षण चल चुका होता है उसके बाद क्या होता है, समस्या का पता लगाया जाता है, मतलब निदानात्मक कार्य होता है। उसके बाद उपचारात्मक कार्य होता है कि मतलब निदानात्मक के समय जो त्रुटियां मिली हों, ठीक है, इन त्रुटियों का जो हल किया जाता है, मतलब इसका उपचार किया जाए या उस पर नियंत्रण किया जाए, तो उपचारात्मक कार्य होता है। इसके 2 तत्व होते हैं। क्या? 2 तरीके होते हैं उपचारात्मक कार्य के। कैसे? एक शिक्षण कौशल का उपयोग करके और दूसरा पृष्ठपोषण, जिसे आप फीडबैक कहते हैं, उसकी समुचित व्यवस्था करके उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। ठीक है, उपचारात्मक कार्य होता है। तीसरा है मूल्यांकन कार्य, जो कि शिक्षक करता है। तो शिक्षण में अधिगम की स्थिति को जानने के लिए कि बालक ने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा है, इसको जानने के लिए मूल्यांकन किया जाता है, शिक्षक के द्वारा किया जाता है। और ये 2 क्रियाएं इसमें होती हैं। पहला क्या है, अपेक्षित ज्ञान का स्तर निर्धारित करना। मूल्यांकन में पहले एक स्तर तो आप निर्धारित करेंगे, उसी को तो बेस मानकर आप मूल्यांकन करेंगे। अब क्या हुआ, मान लीजिए आपने ये वाला स्तर, जैसे ये एक मान लीजिए कि आपने पढ़ाना शुरू किया और आपने स्तर यहां तक का निर्धारित किया। ए से आपने पढ़ाना शुरू किया, बी का स्तर आपने निर्धारित किया। अब आपने मापन किया, जब आपने मूल्यांकन किया तो बालक का स्तर आपको यहां तक मिला। ठीक है, मतलब बालक का स्तर इस सी तक मिला। अब आपको करना क्या है, आपने टारगेट किया था कि बी तक पहुंचाना है, लेकिन बालक सी तक रह गया। अब आपको जो ये वाला गैप है ना, इसी गैप को भरने के लिए, अब मूल्यांकन आपने किया, ये गैप मिला, अब आप इसको भरेंगे। ठीक है, तो मूल्यांकन इसीलिए किया जाता है। तो डन है, ये हो गया आपका 3 कार्य हो गया। आगे देखिए, शिक्षण का उद्देश्य क्या क्या होता है। तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक उद्देश्य होता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य में संसार के बारे में ज्ञान प्रदान करना, मानसिक शक्तियों का विकास करना, ज्ञानार्जन की उत्सुकता उत्पन्न करना, मतलब ज्ञान से संबंधित जो भी फैक्चुअल है और ये सारी चीजें हैं, एक्स्ट्रा जानकारियां देना, ये सारी चीजें ज्ञानात्मक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जैसे सूचना संग्रहण करना, विश्लेषण की क्षमता उत्पन्न करना, ये सब ज्ञानात्मक है। भावात्मक में क्या होता है कि नैतिकता का विकास, संवेदनशील बनाना, संवेगों का नियंत्रण व उसको नियंत्रण करने के लिए प्रशिक्षण देना, संवेग संतुलन को स्थायित्व प्रदान करना, ये सारी चीजें क्या है, जैसे राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना उत्पन्न करना, ये भावात्मक शिक्षण के अंतर्गत भावात्मक उद्देश्य होता है शिक्षण का। कौशलात्मक उद्देश्य ये होता है दोस्तों कि जीवन यापन करने के लिए बालक के अंदर कुशलताओं का विकास करना। जब कुशल हो जाएगा बालक, तो शिक्षण शिक्षण जो समाप्त होने के बाद बालक अपने जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ जरूर कर लेगा। ठीक है, और कौशल जो है, कौशलात्मक जो उद्देश्य होता है उसका भी एक ये भी जो है उद्देश्य होता है क्या, कि श्रम के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। मतलब जब बालक श्रम करना चाहेगा तभी तो आगे कोई कौशल सीख पाएगा। तो ये भी उद्देश्य होता है कौशलात्मक के अंदर। तो आप ये तीनों समझ जाइएगा। जब भी आपसे पूछेगा शिक्षण का उद्देश्य, तो ऑप्शन आप देखेंगे तो आप बड़े आराम से हल कर ले जाएंगे। चलिए, अब देखिए नवीन शिक्षण, शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम। ठीक है, इसको देख लीजिए, क्लास बहुत लंबी नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षण, ये नई विधा है। तो आप जानते हैं क्या है, जो नई विधा है उसमें शिक्षक को क्या माना जाता है, शिक्षक को माली माना जाता है, और बालक जो होता है इसे क्या माना जाता है, पौधा माना जाता है। तो ये नवीन उपागम, आपको पता है कि बाल केंद्रित शिक्षण ही वर्तमान समय में चल रहा है। गतिविधि आधारित शिक्षण, तो जैसे खेल है, ठीक है, खेल कूद है, इन सभी के माध्यम से गतिविधियां करा करके, जैसे कोई आप कविता का पाठ करा रहे हो तो उसकी गतिविधि करा के जो आप शिक्षण करते हैं वो गतिविधि शिक्षण है। रुचिपूर्ण शिक्षण, यहां से एक प्रश्न आपको बन सकता है कि रुचिपूर्ण शिक्षा कार्यक्रम 1994 कब चलाया गया, तो 1994 में चलाया गया। और दोस्तों ये यूनिसेफ द्वारा वित्त पोषित भी है। क्या है, यूनिसेफ द्वारा वित्त पोषित भी है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। सहभागी कक्षा शिक्षण में शिक्षक और छात्र की समान सहभागिता होती है। शिक्षक छात्र की समान सहभागिता होती है, किसमें, सहभागी शिक्षण में। यहां एक फैक्ट आपको मिला है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे।
उपचारात्मक शिक्षण आपने देखा ही कि ये नैदानिक परीक्षण, जो नैदानिक कार्य होता है, डायग्नोज करते हैं आप समस्याओं को, उसके बाद ही त्रुटियों के निराकरण के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। डन है, इतनी सारी चीजें आप जानते हैं। आगे देखिए, अब आपका एक टर्म आया कि बहुकक्षा एवं बहुस्तरीय शिक्षण। क्या है बहुकक्षा एवं बहुस्तरीय शिक्षण? पहले आप देखिए बहुकक्षा शिक्षण क्या होता है। वर्तमान समय की परिस्थिति ये होती है ना कि विद्यालय में 5 क्लास और 2 कमरे होते हैं। कितने कमरे? 2 कमरे। अब बताइए 5 क्लास 2 कमरों में बैठाकर कैसे पढ़ाया जाएगा? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो यहाँ पर दोस्तों या तो शिक्षक ही कम होते हैं, तब भी दिक्कत हो जाती है। तो क्या किया जाता है कि एक ही क्लास में कई कक्षाओं को बैठाकर पढ़ाया जाता है। देखिए, एक ही कक्षा में एक से अधिक कक्षा के छात्रों को एक साथ बैठाकर शिक्षण कार्य करना, यही होता है बहुकक्षा शिक्षण। ठीक है, ये शिक्षण करने के लिए दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर देखिए कमरे और अध्यापकों की कमी होती है, तब ये शिक्षण किया जाता है। अब देखिए इसमें जो है प्रणाली अध्यापक अपनाते हैं। कौन सी प्रणाली अपनाते हैं वो भी समझ लीजिए। यहाँ बहुकक्षा शिक्षण में एक होता है मॉनिटर प्रणाली। जैसे आपने अन्य अन्य कक्षाओं के बच्चों को एक ही क्लास में बैठा दिया, तो उसको आपने समूहों में बांट दिया और उस समूह में आपने एक मॉनिटर नियुक्त कर दिया। तो वो उस समूह का मॉनिटरिंग कौन करेगा? जिसको आपने नियुक्त किया है। या प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट मेथड होता है, प्रोजेक्ट प्रणाली जो है, इसमें क्या होता है कि समूहों में बच्चों को बांट करके आपने कोई कार्य दे दिया है। एक समूह का बच्चा एक तरीके का कार्य करता है। तो ये होता है, इससे क्या होता है ना कि शिक्षक जो है अपनी संपूर्ण पूरी क्षमता का उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है आपका बहुकक्षा शिक्षण। तो ये आप बताएंगे कि एक ही कक्षा में अन्य कक्षाओं के बच्चों को बैठाकर शिक्षण कार्य करना बहुकक्षा शिक्षण होता है। अब बहुस्तरीय शिक्षण क्या होता है? बहुस्तरीय शिक्षण जो होता है दोस्तों, वो मानसिक स्तर के आधार पर बच्चों को बांटना। क्या होता है कि एक ही कक्षा में आपने क्या किया कि बच्चों को, जैसे कुछ बच्चे ये होते हैं कि कुछ बच्चे तेज होते हैं, कुछ मध्यम स्थिति में होते हैं, ठीक है, और कुछ जो होते हैं एकदम क्या होते हैं, निचली स्थिति में होते हैं। क्या होते हैं? या धीमी गति से सीखने वाले होते हैं। तो तेज होते हैं, धीमी गति से सीखने वाले और मध्यम गति से। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आपने मूल्यांकन किया, आपको पता चला, तो आपने 3 समूहों में बांट दिया। 3 समूहों में कैसे बांटा आपने? तो मानसिक स्तर के आधार पर आपने 3 समूह बना दिया। ठीक है, जब आपने 3 समूह बना दिया दोस्तों, तो यही आपका हो गया बहुस्तरीय शिक्षण। और आपने एक एक समूह के आधार पर उनको कार्य दे दिया और वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों को उनकी मानसिक क्षमता के आधार पर समूहों में बांट देना, यही तो बहुस्तरीय शिक्षण होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। तो बहुस्तरीय शिक्षण में क्या आधार होता है? मानसिक क्षमता के आधार पर बांटा जाता है। चलिए यहां देखिए सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये एक प्रशिक्षण की विधि है। ठीक है, शिक्षण का लघु रूप होता है। लघु रूप क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों शिक्षण का जो पूरा बड़ा सा प्रक्रम होता है ना, उसको छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, इसीलिए इसे शिक्षण का लघु रूप कहा जाता है। और ये प्रशिक्षण की एक विधि होती है। प्रशिक्षण की विधि क्यों होती है? तो दोस्तों इसमें देखिए एक एक कौशल, ध्यान दीजिएगा, इसमें एक एक कौशल को लेकर के शिक्षण किया जाता है। मतलब जो प्रशिक्षु होता है उसके एक बार में एक शिक्षण कौशल पर बल दिया जाता है। ठीक है, जैसे श्यामपट्ट कौशल हो गया, तो उसमें यह बताया जाएगा कि श्यामपट्ट पे जब आप खड़े हैं तो आपको किस तरीके से खड़े होना चाहिए। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड की तरफ आपने एकदम पूरा सीधा सीधा मुंह कर लिया और आप पढ़ा रहे हैं, पीछे बच्चे कुछ भी करें, तो ऐसा नहीं होता है। लगभग 45 डिग्री के आसपास में एंगल बनाकर पढ़ाना होता है ताकि पीछे भी आप देख सके। ठीक है, आप जो लिख रहे हैं तो पता चले अक्षर एक यहाँ है तो एक नीचे जा रहा है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अक्षर एक सीधी लाइन में होनी चाहिए, अक्षरों के बीच में, ठीक है, और शब्दों के बीच में उचित दूरी होनी चाहिए, उनकी साइज लग बराबर होनी चाहिए। तो ये होता है जो है आपका श्यामपट्ट कौशल के अंतर्गत ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। ठीक है, तो एक एक शिक्षण कौशल को क्या किया जाता है, यहाँ पर अच्छा बनाया जाता है। ठीक है, देखिए सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता कौन है? तो AW एलन। कौन है? AW एलन है। इनकी एक किताब है माइक्रो टीचिंग, उसी में इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण के बारे में लिखा है। ठीक है, तो सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता AW एलन, इनकी पुस्तक माइक्रो टीचिंग। बात करें भारत में सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट के एक डॉक्टर DD तिवारी जी थे, उन्होंने सूक्ष्म शिक्षण का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया। ठीक,
विशेषता क्या होती है कि कक्षा का आकार छोटा होता है, ठीक है। कक्षा का आकार छोटा मतलब 5 से 10 छात्र होते हैं उसमें। अवधि केवल 10 मिनट की होती है क्योंकि एक ही शिक्षण कौशल पर बल दिया जाता है। क्या एक शिक्षण कौशल पर बल दिया जाता है, इसीलिए इसका आकार भी क्या किया गया है, छोटा रखा गया है। और दोस्तों देखिए एक शिक्षण कौशल पर बल दिया जाता है, समझ गया। सीमित पाठ्य वस्तु को भी रखा जाता है क्योंकि समय भी कम रहता है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि 10 मिनट, छोटी कक्षा 5 से 10 छात्र और एक शिक्षण कौशल पर बल दिया जाता है, इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। आइए देखिए, अब सूक्ष्म शिक्षण कौशल का जो चक्र होता है ये समझिए, ये परीक्षा में पूछा गया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है किस परीक्षा में, ठीक है। 69,000 का पेपर एक बार देखिएगा क्या वहां पर पूछा गया था। इसमें क्या है दोस्तों, देखिए सूक्ष्म शिक्षण का जो पहला चरण होता है दोस्तों, वो होता है नियोजन। क्या नियोजन, या इसे ही पाठ योजना का नाम भी दिया जाता है, लेकिन ज्यादातर आपको क्या मिलेगा, नियोजन ही मिलेगा। क्या नियोजन ही मिलेगा। नियोजन में क्या क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। नियोजन में होता है कि सबसे पहले कक्षा का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। विषय वस्तु का चयन किया जाता है। उसके बाद कौशल, कौन से कौशल पर ध्यान देना है उसका चयन किया जाता है। छात्राओं की संख्या निर्धारित की जाती है, मतलब छात्रों की 5 से 10 के बीच में होनी चाहिए। उसके बाद पाठ योजना का निर्माण किया जाता है, ठीक है। इतनी सारी चीजें आपके नियोजन में आ जाती है, किसमें, नियोजन में आ जाती है, याद रखेंगे। इसके बाद जाकर के, ये पहला स्टेप हो गया, क्या पहला स्टेप। इसके बाद जाकर के शिक्षण शुरू किया जाता है। तो कक्षा में शिक्षण का कार्य करता है कौन, प्रशिक्षु, ठीक है। और पर्यवेक्षक जो होते हैं या उसके सहयोगी जो प्रशिक्षु होते हैं वो पीछे रहते हैं, देखते हैं, उसके जो है शिक्षण में जो त्रुटियां होती हैं उसका मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। शिक्षण के पश्चात क्या होता है दोस्तों, प्रतिपुष्टि, मतलब पृष्ठ पोषण, फीडबैक दिया जाता है, किसके द्वारा, तो जो पीछे पर्यवेक्षक बैठे होते हैं या जो उसके साथ ही छात्राध्यापक। अब छात्राध्यापक कौन होता है, छात्र और अध्यापक दोनों नहीं होते हैं। छात्राध्यापक जिन्हें आप प्रशिक्षु कहते हैं, प्रशिक्षु मतलब आपने बीटीसी किया होगा, तो आप उस समय बीटीसी के दौरान जब आप गए थे शिक्षण करने, ठीक है, तो उसमें आप क्या थे, छात्र अध्यापक थे, मतलब आप छात्र भी थे और अध्यापक के रूप में शिक्षण भी कर रहे थे, ठीक है। तो ये पर्यवेक्षक और जो साथी छात्र अध्यापक होते हैं वो एक साथ बैठकर क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और जो भी गलतियां होती हैं उनका विश्लेषण करते हैं, उनको दूर करने का उपाय निकालते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों फिर से पाठ नियोजन होता है, पुनः नियोजन होता है। इसमें एक काम किया जा सकता है कि बालक तो वही होते हैं, बालक वही होते हैं, लेकिन जो पाठ्य वस्तु होती है उसको बदल दिया जाता है और पुनः पाठ योजना का निर्माण कराया जाता है, ठीक है। पर्यवेक्षक के सुझावों के आधार पर पुनः शिक्षण कराया जाता है। फिर जो कमियां होती हैं फिर प्रतिपुष्टि की जाती है उसकी। इस तरीके से दोस्तों जो भी प्रशिक्षु होते हैं एक एक शिक्षण कौशल में एकदम दक्ष हो जाते हैं, क्या होते हैं, एकदम निपुण हो जाते हैं, ठीक है। तो यही होता है आपका सूक्ष्म शिक्षण। समझ गया आप, पहला चरण क्या है, नियोजन। दूसरा है, पहला चरण नियोजन, ठीक है। दूसरा चरण आपका फिर क्या हो गया, शिक्षण, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो गया, प्रतिपुष्टि, ठीक, प्रतिपुष्टि हो गई। अब दोस्तों उसके बाद आपका फिर से यही काम कि पुनः नियोजन, ठीक है। फिर से आपने नियोजन करना शुरू कर दिया। उसके बाद फिर से क्या हुआ, फिर से आपने शिक्षण किया, मतलब पुनः शिक्षण, ठीक है। और उसके बाद शिक्षण के बाद पुनः प्रतिपुष्टि हुई, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखेंगे, इसका क्रम आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। डन है। अब देख लेते हैं दोस्तों कि सूक्ष्म शिक्षण के कुछ सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत आपको रटने ही नहीं है। कैसे, अभ्यास का सिद्धांत। वहां पर क्या हुआ दोस्तों कि प्रशिक्षु छोटी छोटी इकाइयों में अभ्यास कराया जाता है प्रशिक्षु को, बिल्कुल, जिससे कक्षागत समस्याओं से अवगत हो सके, ठीक है। एक एक जो है शिक्षण कौशल को लेकर बार बार अभ्यास कराया जाता है। तो आप समझ गए कि एक एक शिक्षण कौशल को लेकर बार बार अभ्यास कराना, अभ्यास का सिद्धांत हो ही गया। निरंतरता का सिद्धांत, मतलब शिक्षण कौशल जब तक बालक के अंदर वो शिक्षण कौशल अच्छे से नहीं समझ में आ जाता है तब तक क्या होता है प्रशिक्षु के अंदर, तब तक क्या किया जाता है दोस्तों, तब तक शिक्षण कौशल निरंतर चलता रहता है, मतलब निरंतरता का सिद्धांत यहाँ पर होता है, ठीक है। अगला है प्रबलन व मूल्यांकन का सिद्धांत। तो दोस्तों देखिए, जैसे जो पर्यवेक्षक होते हैं या साथ ही जो प्रशिक्षु होते हैं वो क्या करते हैं, आप जब शिक्षण कर रहे होते हैं तो पीछे बैठकर मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका मूल्यांकन का सिद्धांत। और उसी के साथ आपने अच्छा काम किया या नहीं भी, जो भी वहां पर त्रुटियां हुई उनको सुधारा गया और आपको पर्यवेक्षक ने कहा शाबाश बहुत बढ़िया,
तो ये हो गया आपका प्रबलन का सिद्धांत, मतलब आपको प्रतिपुष्टि भी दी गई, प्रेरणा भी दी गई। तो ये दोनों चीजें यहां पर आपके आ गई है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, आपको जानकारी कैसी लगी, ये आप जरूर बताएंगे। और जो भी आपका शिक्षण का सिद्धांत है वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। छोटी सी क्लास में शिक्षण का सिद्धांत पूरा दे दिया जाएगा। ठीक है, देखिए शिक्षण का सिद्धांत और शिक्षण अधिगम का सिद्धांत दोनों अलग है। शिक्षण का सिद्धांत आपको अलग से मिलेगा और शिक्षण अधिगम का सिद्धांत जो है वो अलग से मिलेगा, जैसे थार्नडाइक है, पावलाव है, ये सारी चीजें आपको अलग से मिलेंगी। ठीक है, सीखने का सिद्धांत जो है वो अलग मिलेगा। तो ये शिक्षण का सिद्धांत आपको एक छोटी सी वीडियो में उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी ही बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।